नमस्कार दोस्तों, रेणु एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने द्विवेदी युग पढ़ लिया है। द्विवेदी युग को मैंने बहुत आसान तरीके से याद करवा दिया था कि द्विवेदी युग में कौन से प्रमुख निबंधकार हैं। और आज हम कुछ द्विवेदी युग के जो निबंध थे उनको याद करेंगे रिलेट करके। और शुक्ल युग के जो महत्वपूर्ण लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनको भी उनकी जो निबंध है चिंतामणि में संकलित भाग 1 में, उसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। और आइए अब देखते हैं कि द्विवेदी युग में कौन से निबंधकार हैं, उनके निबंध। देखिए, हमने कल बताया था कुछ लोगों को, दो चार लोग छूटे थे। बाल मुकुंद गुप्त को याद रख लीजिए। बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे नाम से एक ही लिखते हैं, याद रखिएगा किस नाम से है। सभी लोग इसको जानते होंगे, परिचित होंगे, बहुत पूछा जाता है शिव शंभू के चिट्ठे। इन्होंने क्या किया था, जो तत्कालीन गवर्नर था उस समय लॉर्ड कर्जन, पूछा जाता है किसको संबोधित करके लिखा था इन्होंने, तो कौन है, कर्जन के ऊपर। कौन है ये, कर्जन है। इसी के ऊपर इन्होंने व्यंग करते हुए संबोधित करते हुए 1904 में प्रकाशित होती, 4 से 5 लिख लो। कहाँ, ये भारत मित्र पत्रिका है। क्या है, भारत मित्र पत्रिका है। उसी में जो है प्रकाशित होती है। शिव शंभू के चिट्ठे नाम से होता है, निबंध है। क्या है, निबंध है। किसका है, तो बाल मुकुंद गुप्त का है। और आप सबको मैंने कल बताया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से इनका जो विवाद होता है, विवाद देखो अपनी जगह है, लेकिन किसी का अगर महत्व जो है उस महत्व को गिराना नहीं चाहिए। जो तर्क वितर्क होता है, चीजें तर्क वितर्क के अनुसार जीती जाती हैं। ये नहीं कि किसी से झगड़ा हुआ तो अपमानित करो, अपमानित नहीं करना चाहिए। और वही चीज क्या करते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, डैश करके, क्या है, बाल मुकुंद गुप्त। सोचो, बाल मुकुंद गुप्त ने इनके शब्दों को लेके बवाल मचाया कि अनिश्चितता शब्द क्या है, ये व्याकरणिक रूप से बहुत ही गलत शब्द है। और उस पे लेख भी लिखा। उसके जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी भी लिखते हैं लेख कल्लू अलाहित नाम से। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जो देखिए व्यक्ति महान है वो उसको उसके जो है उसे आपके शब्दों का मोहताज नहीं है, वो कि आप उसको अपमानित कर दिए तो वो गिर गया। नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्व तो था ही। वो क्या कहते हैं, कहते कि बस एक ही अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। वो कौन था, बाल मुकुंद गुप्त। तो बाल मुकुंद गुप्त को सोचो, झगड़ा भी चल रहा है और उसको उनको उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में महावीर प्रसाद द्विवेदी की क्या है, महत्ता को बढ़ा देता है। तो इसको याद रखिएगा। आप लोग सोचेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से तो विवाद था, उन्होंने ये कहा ही नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, याद रख लीजिएगा, लॉर्ड कर्जन है। और अब देखिए, अध्यापक पूर्ण सिंह भी आते हैं। कौन है, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। और इनके निबंधों को अक्सर पूछा जाता है। 6 निबंध लिखकर ये प्रसिद्ध हो गए। लेकिन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया कि अध्यापक पूर्ण सिंह ने कितने निबंध लिखे, तो इनके 2 और भी निबंध मिलते हैं आलोचनात्मक किताबों में। तो उसने आंसर क्या माना था, 8। तो आप ऑप्शन के अनुसार जाइएगा। कभी कभी ये विवाद में चला जाता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे अपवाद स्वरूप रहते हैं, चाहे आप 8 माने 6 माने, वो जो है आयोग को बाद में डिलीट करना पड़े या वो कुछ गलत आंसर ही सही मान लेता है, तो कुछ रहते हैं। तो 6 जो है ये ज्यादा सही माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं 8 भी मान लिए। एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या मान लिया, उसने 8 मान लिया। तो ऐसे प्रश्नों के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन। क्या है, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन, ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन कौन लिखता है, अध्यापक। हमने इसको रिलेट कर लिया था। देखो, जो अध्यापक होता है ना,
वो उसकी दुश्मनी किसी से नहीं होती। वो सोचता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो छात्र है वो अपना स्थान बनाए समाज में। वो क्या करे, समाज का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो अपने बच्चों से यही चाहता है। तो अध्यापक क्या करता है, आचरण की सभ्यता सिखाता है। इसको रिलेट किया था हमने। अध्यापक क्या चाहता है, आचरण की सभ्यता सिखाता है बच्चों को। फिर क्या होता है, मजदूरी और प्रेम। वो बच्चों को शिक्षा देता है ताकि वो मजदूरी ना करें, ताकि वो क्या करें, मजदूरी ना करें, पढ़ लिख के कहीं प्रेम से सबके साथ समाज में जो है एक पद पर आसीन रहे। ताकि वो क्या करें, अध्यापक सोचता है, आचरण सिखाता है, मजदूरी ना करें, सच्ची वीरता सिखाता है। अध्यापक जो है पढ़ाता तो है ही, लेकिन सच्ची वीरता सिखाता है, पवित्रता सिखाता है, साफ सफाई सिखाता है कि जो है स्वच्छता। अभी देखो स्वच्छता अभियान चल रहा है, बहुत सारे चीजें स्कूल में बच्चों को सिखाई जाती है, सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती है, बहुत सारी साफ सफाई के बारे में भी बताया जाता है, तो पवित्रता भी सिखाता है। और अंत में क्या कर देता है, वो कन्यादान भी कर देता है। मतलब बच्चे जब 10वीं 12वीं पढ़ के जाते हैं तो क्या हो गया, समझ लो दान कर दिया, कन्यादान हो गया। और अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन, और ये अध्यापक क्या होते हैं, हिटमैन होते हैं। क्या होते हैं, ये वाल्ट हिटमैन होते हैं। याद रख लो, मस्त रहते हैं अध्यापक लोग, और हिटमैन होते हैं, बड़े हिट होते हैं। एकदम आसान है। जो अध्यापक होता है आचरण की सभ्यता सिखाता है और पढ़ाता है ताकि मजदूरी ना करें बच्चे, मजदूरी और प्रेम। इसके बाद क्या करता है, सच्ची वीरता सिखाता है, पवित्रता सिखाता है, अंत में सबका दान कर देता है, कन्यादान। और वो क्या है, मस्त रहने वाला वाल्ट हिटमैन है। क्या है, मस्त रहने वाला वाल्ट हिटमैन। इसके बाद इसी द्विवेदी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी आते हैं। कौन आते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसने उसने कहा था नामक कहानी लिखकर एकदम से प्रसिद्ध हो गए। उसने कहा था, ठीक है। क्या है इनका निबंध, क्या है, कछुआ धर्म मारिस मोह उठाओ पूछा गया है। और ये भी पूछता है विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा। देखो मैंने इसको रिलेट किया कि मेरे गांव में जब बारिश का मौसम होता था तो कुछ लोग आते थे, तो कछुआ ऐसे ऐसे तालाब था, एक मेरे गांव में ही तालाब था, तो वो लोग आते थे ना, तो बड़ा ऐसे ही कुछ लिए रहते थे लोहे का, और उसी पे ऐसे 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 किनारे किनारे कछुए को खोजते थे। ठीक है, तो मारिस मोह उठाओ, तो वहीं से हमने रिलेट किया था। वो लोग कछुआ खोजते थे गुलेल लेकर, गुलेरी मतलब गुलेल लेके आते थे, और कछुआ खोजते थे। उसी पे उसके जो ऊपर वाली खोपड़ी रहती है, ये क्या रहती है, बड़ी, ये जो रहती है ऊपर की खोपड़ी, ये बड़ी कठोर रहती है। तो क्या है, उसी पे मारते थे, मारे स्मोक उठा, उसी पे कुठार करते थे, घात करते थे। और कब करते थे, विक्रमो वर्षीयम की मूल कथा, मतलब बरसात, बरसात के मौसम में, वर्षा के मौसम में ऐसा वो करते थे। तो वही हमने रिलेट कर लिया था। अभी कोई मत कहना कि मम्मा आप ये हैं वो है, हमने बस रिलेट किया है चीजों को याद करने के लिए। कछुआ गुलेल लेके क्या करते थे, कछुआ धर्म, कछुए को मारने के लिए उस पर कुठार करते थे, कुठाराघात करते थे। और कब करते थे, वर्षीय मतलब वर्षा में करते थे, बरसात में। बाबू श्याम सुंदर दास का है साहित्य की विशेषताएं भी है इनका, एक साहित्य की विशेषताएं याद रखिएगा। और है समाज और साहित्य, साहित्य की विशेषताएं। क्या है, समाज और साहित्य, साहित्य की विशेषताएं। कर्तव्य और कुछ और है भी है इनका एक, क्या है, कर्तव्य और सभ्यता भी है। क्या है, कर्तव्य और सभ्यता। तो श्याम कैसे हैं, श्याम को देखो साहित्य में बहुत स्थान मिलता है, समाज में भी बड़ा स्थान मिला है, और इनकी ढेर सारी विशेषताएं भी है श्याम की, ठीक है। और पद्म सिंह शर्मा का हमने कल बताया था, पद्म सिंह शर्मा का नाम लिया था द्विवेदी युग में। उनका एक पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती मर गए। देखो कोई मर जाता है तो सब लोग फूल लेके जाते हैं ना चढ़ाने उनको, तो पद्म सिंह मतलब पद्म मतलब कमल, तो दयानंद सरस्वती मर गए, तो जो कोई मर गया तो क्या करते हैं, कमल ले जाके, पद्म ले जाके चढ़ा देते हैं। तो इस ये ऐसे ही मैंने रिलेट कर लिया था। अगर सरस्वती मर गए तो भाई पद्म लेके सब जाएंगे चढ़ाने, चढ़ा दिए थे, पद्म सिंह शर्मा, ठीक है। अब देखिए शुक्ल युग है,
तो शुक्ल युग में रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही शुक्ल युग पड़ा। तो शुक्ल युग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है हमारे लिए। शुक्ल युग, शुक्ल रामचंद्र शुक्ल के बारे में सभी जानते हैं। इनका क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा था। ठीक है, तो अब क्या है, इनके 4 निबंध चिंतामणि है। इसी के कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। पहला भाग है 1939 में, दूसरा भाग है याद रखिएगा 45 में, दूसरा भाग किसमें है 45, याद रखिएगा 1900, और तीसरा भाग क्या है 1983 है शायद, हाँ 1900 क्या है 83 है। और चौथा भाग का समय पांडे में नहीं मिलता, लेकिन आप 2004 मान सकते हैं। पहले भाग का संपादन तो रामचंद्र शुक्ल करते हैं चिंतामणि का, लेकिन दूसरे समय नहीं रहते हैं। जो 45 में होता है दूसरा, उसके कौन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, याद रखिएगा मिश्र को याद रखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। तीसरे के कौन है, इसके क्या है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। तीसरे के कौन हो जाएंगे, नामवर सिंह है। कौन है, नामवर सिंह है तीसरे के। और चौथे के 2 लोग थे, कुसुम, कौन है, 1 मिनट, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिन्हा। तो याद रखिएगा कुसुम चतुर्वेदी, ओम प्रकाश सिन्हा, चौथे में 2 लोग हैं। ठीक है, अब देखिए चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन याद रखिएगा विचार वीथी नाम से। क्या है, विचार वीथी नाम से ये 1929 में भी प्रकाशित हुआ था। क्या था, 1929 में, जबकि समय 39 है इसका, 1929 में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा है कविता क्या है, यह सरस्वती में, याद रखिएगा सरस्वती, जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उस समय 1909 में प्रकाशित हुई थी। कितने में, 1909 में। तो पूछा जाता है, अब इसको रिलेट करके इनके सारे निबंधों को याद करते हैं। भाव व मनोविकार, देखो राम के अंदर क्या था, भाव, और क्या था, मनोविकार, मतलब वो भाव था, उनके अंदर क्या था, भाव था, और उत्साह भी था। जब लक्ष्मण जब सीता का हरण हो जाता है तो वो कितने उत्साह में, गुस्से में आ जाते हैं, उत्साह आ जाता है, वीर आ जाता है ना, वीर का उत्साह। फिर क्या है, श्रद्धा और भक्ति, ये तो ठीक है, भाव है, उत्साह है, श्रद्धा और भक्ति, किसी के अंदर देखो श्रद्धा और भक्ति है तो उसके अंदर करुणा ज्यादा होगी। जिसके अंदर श्रद्धा है किसी चीज को लेके, भक्ति है, उसके अंदर क्या है, करुणा ज्यादा होगी। क्या होगी, करुणा होगी। और जब करुणा आएगी तो उसको लज्जा और ग्लानि, मतलब जब उसके अंदर भक्ति आ गई, करुणा आ गई, तो उसके पुराने जो कुकृत्य थे, जो उसके पुराने कर्म थे, बेकार कर्म थे, बुरे कर्म थे, उससे क्या होगी, उसको लज्जा आएगी, ग्लानि होगी। उससे लोभ और प्रीति, जो लोभ था पहले का वो प्रीति में बदल जाएगा, लोभ और प्रीति हो जाएगी। फिर घृणा, जब घृणा होगी तो ईर्ष्या भी साथ में थी, तो क्या होगा, घृणा और ईर्ष्या ये सब खत्म होने लगता है भक्ति आने के बाद। भय, क्रोध, और ये जो भय था एक अंदर, क्रोध नाम का जो होता है अस्थाई भाव, वो सब खत्म होने लगते हैं। फिर क्या है, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग। देखो कविता क्या है तो सबको पता ही है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके बाद तुलसी का भक्ति मार्ग लिखते हैं। और तुलसी की रचना क्या है, मानस, रामचरित मानस है। तो मानस का क्या है, मानस की धर्म भूमि है। और आप जानते हैं मानस में क्या था, लोक मंगल था ना, लोगों के मंगल की बात कही गई है। स्वांता सुखाय तो तुलसीदास खुद के लिए कहते हैं, हमने स्वांता सुखाय के लिए लिखा है, लेकिन इससे लोगों का भी मंगल होता है। और फिर क्या है, साधारणीकरण भी होता है, वैचित्र, व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। फिर क्या होता है, जब आप रामचरितमानस को देखेंगे, किताब पढ़ेंगे या फिर देख रहे हैं रामायण को, तो क्या होगा, जब सीता जी रोती हैं, जब सीता जी बिलखती हैं, रावण लेके जाता है, तो लगता है कि ये सारी चीजें हम खुद फील कर रहे हैं और हमारे अंदर साधारणीकरण होता है और रसात्मकता आ जाती है। रसात्मक के विविध रूप,
मुझे खुद इंटरव्यू में पूछा था कि रामचंद्र शुक्ल के कुछ निबंधों को बताइए आप। अब उस समय तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने दो चार नामों को बताया। अगर आप ऐसे रिलेट करके याद रहेंगे करे रहेंगे तो फटाफट सबके नाम आप बता देंगे कि राम के अंदर क्या था, भाव था, मनोभाव व मनोविकार। इसके बाद भाव है तो उत्साह रहेगा ना, उनके अंदर उत्साह। अब उत्साह के बाद देखो भक्ति में चले जाओ, श्रद्धा भक्ति होगी किसी के अंदर तो क्या हो जाएगा, करुणा आ जाएगी ना, करुणा है। करुणा के बाद क्या करोगे आप, जब आपके अंदर भक्ति आ गई तो आपकी पुरानी चीजें याद आएंगी। क्या होगा, पुरानी चीजें, जो लज्जा थी, आपको लज्जा आएगी कि हमने ऐसा काम ही क्यों किया, लज्जा और ग्लानि। लज्जा के बाद क्या करोगे, जो लोभ रहता है आपके अंदर, जो लोभ रहता है वो प्रीति में बदलने लगता है, लोभ प्रीति में बदल जाएगा। और जो घृणा है, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ये सारी चीजें समाप्त होने लगती हैं भक्ति आने के बाद। ठीक है, फिर क्या है, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और तुलसी के बारे में, तुलसी जैसे कि रामचंद्र शुक्ल को बहुत पसंद है, तुलसी का भक्ति मार्ग। और तुलसी की रचना मानस है, तो वहीं से रिलेट कर लो। मानस का क्या है, धर्म भूमि ना, मानस की धर्म भूमि। और मानस में क्या था, लोक मंगल था, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। और लोक मंगल तभी होगा जब साधारणीकरण होगा, और साधारणीकरण होगा तो रसात्मकता आएगी, अब आपके अंदर रसात्मक का बोध होगा, रस की अनुभूति होगी। और यहीं पे क्या होगा कि 17 निबंध खत्म हो जाएंगे। आपने 17 निबंध याद कर लिए, एकदम आसान है। ठीक है, तो निबंध आप ऐसे ही याद करिए, क्योंकि इतने सारे निबंध हैं और याद नहीं होते हैं, तो आप ऐसे रिलेट करके याद रखे रहेंगे तो एग्जाम में तुरंत टिक कर लेंगे ये नहीं है, क्योंकि नहीं वाले में आप कंफ्यूज होंगे। तो ऐसे याद करिए। अगर आपको और किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के आपको सरल से सरल तरीके से समझा दूंगी। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।